साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ताड़ साहब? चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया अब हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए, वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो आईएनएस सुमित्रा है, उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक एतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर
दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया क्यों था साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इसमें भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। चीमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज, जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। मैं किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है, मैं मेंशन कर देता हूं। चलिए बात करते, नेशनलिज्म पे आ चुकी है। आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वॉशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था। रहील शरीफ साहब के लड़के का वो दोस्त था बड़ा खास, उसके पास स्पेशल पास थे हर जगह के एक्सेस के। उसने कहा है अच्छा होता सियालकोट 65 में अलग हो जाता। ये आपका नेशनलिज्म, शर्मिंदगी। और दूसरा बंदा जो है, जो ISPR का फेवरेट था, वो उसके पास भी लाइसेंस था हर जगह जाने का, हर जगह जाने का। वो बंदा वो कहता है वो डॉक्टर है, डॉक्टरों जैसी उसने बात की। मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं, जो MBBS डॉक्टर है। उसने बात फेंकी, उसने कहा मेरे पापा जी को चाहिए था 1957 में चले जाते पाकिस्तान छोड़ के, तुम्हें रोका किसी ने? दोनों लोग जो है इस वक्त, दोनों फॉरेन सिटीजन। चीमा साहब मैं भी फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन आई ब्रीद पाकिस्तान। मेरा उस मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। मुझे उस सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत है। मैं रोजाना लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है। चिमा साहब ये आपके नेशनलिज्म के हालात है। और जिस बंदे के लिए कौम पागल है, उसके सुन ले हालात। वो कहता था इस चोरों से अच्छा इसके ऊपर एटम बम मारा जाए, नौज़बिल्लाह। ये उसके अल्फाज हैं, आपके मुर्शिद के, इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करें, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही को बचा सकता है।
जो तली पे रख के आए, वो कहा मैं तली पे रख के आया, नाउ आई विल सी हाउ समबडी चैलेंज पाकिस्तान।